हाँ तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड है E और मैंने उसका डायरेक्शन दिखाया है राइट साइड में और 2 पॉइंट मैंने डिनोट किए हैं, एक है A और एक B और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला डायरेक्शन है उससे ये लाइन 60 डिग्री का एंगल बनाती है। और आपसे पूछा है कि बताइए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ A माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ B कितना आएगा। ठीक, तो देखिए आपको कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड लिखना मैंने सिखाया था। मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे बताइए यहां से लेके यहां तक, तो यहां से आप परपेंडिकुलर डालिए ऐसे, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कौन सा डिस्टेंस हुआ? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस निकालने का क्या तरीका होगा? इस पॉइंट से आप इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या डाल दीजिए? परपेंडिकुलर डाल दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले डायरेक्शन पे क्या डाल दीजिए? परपेंडिकुलर डाल दीजिए। तो ये जो डिस्टेंस हुआ वो कितना हुआ आपका? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये अगर d है तो ये कितना आएगा? d cos 60। तो आपका आंसर आया पोटेंशियल डिफरेंस का, वो आया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू d cos 60। ठीक, अब आपको मैंने बताया था कि अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल घटता है। इसका मतलब जब मैं यहां से इस साइड में जाऊंगा तो अलोंग चल के जा रहा हूं तो पोटेंशियल घटेगा, मतलब B का पोटेंशियल कम होगा और A का पोटेंशियल ज्यादा होगा। इसका मतलब ये जो निकल के आया वो क्या आया? BA माइनस BB, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड सदैव क्या होगा? पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए उन्होंने कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिखाई हैं। इसका पोटेंशियल V है, इसका 2V है, इसका 3V है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन है? पैरेलल प्लेन्स हैं और आपको ये एक्स एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करते हैं उनके कोऑर्डिनेट आपको दिखाए हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होगा। वेक्टर फॉर्म में बताना पूरा। तो देखो हम जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पैरेलल प्लेन तब आते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। तो पहली बात तो ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा आपका? यूनिफॉर्म होगा। ठीक, और यूनिफॉर्म का देखो एक तरीका और है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा उसका कैसे हमें पता चलेगा कि देखो जितना डिस्टेंस यहां से यहां तक है उतना ही डिस्टेंस यहां से यहां तक है। ठीक, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक, आप ऐसा करिए यहां से यहां तक ऐसे परपेंडिकुलर डालिए। ठीक, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर कौन होगा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब मुझे बताइए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायरेक्शन में बोलूंगा तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोटेंशियल घटता है। इसका मतलब मुझे ये समझा, ये मैं हटा देता हूं डायग्राम जिससे अच्छा रहेगा। इसका मतलब मुझे ये समझ गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन। क्योंकि हम जानते हैं कि अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल घटता है। तो देखिए 3V 2VV, या फिर आप ऐसे सोच लो कि अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल बढ़ता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा। अब मुझे इसका वेक्टर लिखना है। तो देखिए, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं E। तो पहली बात तो हम मैग्नीट्यूड लिख के दिखाते हैं। तो मुझे बताइए इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ये 2V है, ये V है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? V। और पोटेंशियल डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये वाला डिस्टेंस चाहिए आपको, तो ये आपको पता था कितना था? यहां से यहां तक ये D था, ये 2D था, तो ये कितना हुआ? D। और D का जो ये वाला कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा D sin 37। ठीक, तो ये कितना आया? D sin 37। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया? वो आया 5V अपॉन 3D। अब हमसे पूछा है वेक्टर फॉर्म, तो देखिए हम वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट आएगा ऊपर वाले डायरेक्शन। ठीक, अब देखिए ये एंगल 37, तो एंगल में कितना आएगा? 37, तो ये कितना आएगा? 53, तो ये कितना आ जाएगा? 37। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा और एक किधर आएगा? लेफ्ट साइड में। तो अगर मैं वेक्टर लिखूं तो ये आएगा मेरा E cos 37 j कैप माइनस E sin 37 I कैप। ठीक, और आप इसमें E का वैल्यू यहां से पुट कर दें और 37 sin 37 और cos 37 वैल्यू पुट कर दें, आपका E वेक्टर सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एक नई चीज पढ़ते हैं और उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि किसी सिस्टम को
बनाने में कितना एनर्जी हमें देना पड़ेगा। ठीक, जैसे कि आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि जैसे m मास के ब्लॉक को अगर हमें h ऊंचाई मान लो छत पे ले जाके रखना है तो एटलीस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा, mgh। तो इस पोटेंशियल एनर्जी शब्द को पढ़ने का फायदा क्या होता है, इससे हम ये डायरेक्टली बता पाते हैं कि हमें एटलीस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा उस सिस्टम को क्रिएट करने में। तो मैं डेफिनेशन समझा देता हूं। तो इसका डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कि अमाउंट ऑफ वर्क required to create a system from infinity slowly मतलब आप समझिए कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इंफिनिटी पर हैं, एक दूसरे से दूर दूर। अब सोचो हम उनको इंफिनिटी से लेके आए और हमने एक सिस्टम क्रिएट किया, मतलब हम दोनों को नजदीक नजदीक लाके रखे। तो हमें ये बताना है कि इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, या फिर दूसरे शब्दों में बोले तो हमने कितना वर्क किया। ठीक, तो वो हम जो वर्क करते हैं वो इस सिस्टम में स्टोर हो जाता है, किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन है। अब मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले लेते हैं टू पार्टिकल सिस्टम। तो टू पार्टिकल सिस्टम में दो पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 एंड दिस इज अ सिस्टम। और आपसे पूछा जाता है कि इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताइए। देखिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का स्टेप नंबर 1, कंसीडर ऑल द चार्जेस एट इंफिनिटी। Step number 2, bring the charges one by one and create the system। ठीक, और टोटल वर्क आप लिख लीजिए 1 by 1 लाने का और सबका सम कर दीजिए, तो वो कौन हो जाएगा, टोटल वर्क डन। और वो वर्क करना मतलब एनर्जी देना। तो जो आपने वर्क किया, जो आपने एनर्जी दिया, वो कहां गया, वो सिस्टम में स्टोर हो गया। किसके फॉर्म में स्टोर हो गया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो गया। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो आप ऐसे समझें कि वो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। ठीक, तो मैंने जो वर्क किया वो सिस्टम में, जैसे ऐसे बोल देते हैं ना 11th में कि m मास के ब्लॉक को हम h हाइट ऊपर लेके गए, तो हमने mgh वर्क किया, तो वो कहां गया, वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में जाकर स्टोर हो गया। ठीक, आप ऐसे ही समझें। तो मैं मान लेता हूं कि लेट पहले चार्जेस को क्या मानेंगे, इंफिनिटी पे। तो मैं कह रहा हूं कि जब इनको हम इंफिनिटी से लेकर आएंगे तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो पहले चार्ज Q1 को लाएंगे तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि Q1 को अपोज करने वाला कोई है ही नहीं। अरे एक्सटर्नल एजेंट को धीमे धीमे लाना है, तो एक्सटर्नल एजेंट कितना फोर्स लगाएगा, लगभग 0। आप 0 बोल दो, लगभग 0। तो वो कितना वर्क करेगा, 0। क्यों, क्योंकि वो फोर्स तब लगाएगा ना जब उसको कोई यहाँ लाने से रोकेगा। ठीक, तो पहले चार्ज को लाने में वर्क डन लगेगा आपका 0 प्लस। अब हम Q2 को लेकर आए, तो जब हम Q2 को लेके आएंगे ना, तो अब एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर एक्सटर्नल एजेंट फोर्स नहीं लगाया तो Q1 तो रिपेल करेगा, तो Q1 बोलेगा हम तो जान ही नहीं देंगे, पर हमें तो लेके आना है। तो एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स लगाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा था कि Q1 को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि Q1 को कोई रिपेल करने वाला नहीं है ना। लेकिन जब हम Q2 को लेके आएंगे तो Q2 को रिपेल करने वाला तो बैठा है, कौन है, Q1, तो वो आने नहीं देगा। अगर हम चीटी से फोर्स लगाएं तो Q2 आ ही नहीं सकता, तो हमें एक फाइनाइट फोर्स लगाना पड़ेगा, हमें एक फाइनाइट वर्क करना पड़ेगा। तो Q2 को अगर मैं इंफिनिटी से यहां तक लेके आऊंगा तो जो वर्क का वैल्यू आएगा, तो आप जानते हैं पिछले क्लास में हमने देखा था कि इंफिनिटी के किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक चार्ज को स्लोली ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है वो कितना करना पड़ता है, Q इंटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, Q1 अपॉन R, और इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल क्या था, 0। इन्फिनिटी का पोटेंशियल हम क्या मानते हैं, 0। ये आया हमारा वर्क डन। और देखिए जितना भी हम वर्क करते हैं, ये वर्क जाता कहां है, वर्क सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में जाता है। ठीक, तो इस सिस्टम का जो हमने वर्क किया वो वर्क कहां गया, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का चेंज में चला गया। तो कैसे लिखेंगे उसको, यहां ध्यान से देखिए मैं लिख रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कब है, जब इनके बीच का सेपरेशन किसके बराबर है, R माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब इनके बीच का सेपरेशन कितना आएगा, इनफाइनाइट। तो बीच में जो ब्रैकेट बना के लिखा है, ये मैंने लिखा है सेपरेशन। तो ये कौन हुआ आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये कौन हुआ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और ये टर्म पूरी क्या हो गई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क डन। तो ये आया UR माइनस U इंफिनिटी दैट इक्वल टू K
Q1 Q2 अपॉन R। अब देखिए हम एक हमेशा अजम्पशन और मानते हैं, हम अजम्पशन ये मानते हैं कि लेट U इन्फिनिटी 0, और 99% केसेज में यह असम्पशन माना जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे सभी क्वेश्चंस में 99, सब तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर 99 भी बहुत होता है। अगर आप 99% भी कर ले तो भी आपका उद्धार हो जाएगा। तो 99% क्वेश्चन में ये माना जाता है कि U इन्फिनिटी 0 होगा। U इन्फिनिटी का मतलब है उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। कब? जब उस सिस्टम की डायमेंशंस क्या होंगी? इनफाइनाइट। तो देखो अभी तो 2 पॉइंट चार्ज थे, मान लो 3 चार्ज हमने ले लिए, तो जब तीनों चार्ज इन्फिनिटी पे थे, एक इधर एक इधर एक इधर, तो डायमेंशन क्या होगी सिस्टम की? इनफाइनाइट। तो ये सिस्टम का इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, तो हम ऐसा मानेंगे तब कि इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। 5 चार्ज ले लो, सबके सबको कहां मानो? इन्फिनिटी पे। तो सिस्टम की डायमेंशंस क्या हो गई? इनफाइनाइट। तो जब सिस्टम की डायमेंशंस इनफाइनाइट होंगे, चाहे नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं उससे कोई मतलब नहीं है, जब सिस्टम की डायमेंशंस इनफाइनाइट होंगे तो हम ऐसा मानेंगे कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। अब हम जो वर्क करेंगे वो कहां जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक, तो अगर हम U इन्फिनिटी को 0 मान लें तो इससे हमें एक फायदा मिल जाएगा कि जो UR होता है उसकी वैल्यू सीधे मिल जाएगी कि आप पे K Q1 Q2 अपॉन R। तो कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी U इन्फिनिटी पे निर्भर करती है कि नहीं करती? तो करती है। अगर आपने इसको 50 माना होता तो इधर क्या जाता? 50। तो UR क्या आता? K Q1 Q2 R अपॉन 50। अभी हमने 0 माना तो इधर क्या गया? 0, तो क्या आया? इतना आया। तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन U इन्फिनिटी, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डजंट डिपेंड ऑन U इन्फिनिटी। ठीक, अब देखते हैं 3 पार्टिकल सिस्टम। तो ऐसा करते हैं, एक ट्रायंगल ले लेता हूं। तो एक पॉइंट चार्ज है Q1, एक दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2 और एक तीसरा पॉइंट चार्ज है Q3, और मेरा एम है इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखना। ठीक, और इसकी जो डायमेंशन ये है A, ये है B और ये है C। These are the linear dimension of the system and write down the electrostatic potential energy। अब देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। सॉल्यूशन आप ऐसे समझिए कि सिमिलर स्टोरी की पहले सारे चार्जेस को कहां ज्यूम करें? इन्फिनिटी पे। तो अब एक चार्ज को लाए तो वर्क कितना लगा एक चार्ज को लाने में? 0। फिर दूसरे वाले को लेके आए तो बोले सर पहले कौन से को लाए? जो मन करे उसको ले आओ, पहले पर किसी एक को लाके रख दो। अब बोले दूसरे को किसको लाए? अरे जिसको मन करे उसको ले आओ, लाने तो सभी। ठीक, तो ऐसा मान लेते कि पहले हम Q1 को लाके यहाँ बिठा दिए, तो पहले को लाने में वर्क डन हमेशा 0 लगेगा। फिर जब हम Q2 को लेने गए तो अब हमें वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि Q1 रिपेल करेगा, Q1 आसानी से आने नहीं देगा। तो मुझे एक फाइनाइट अमाउंट का वर्क करना पड़ेगा, और वर्क का फॉर्मूला होगा Q2 into V फाइनल। Q2 को यहाँ लाके बिठाना है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? तो सिर्फ एक के कारण होगा। किस कारण? Q1 के कारण, Q1 अपॉन C। और कहां से लाए? इन्फिनिटी पे। वहां का पोटेंशियल हम क्या मानते हैं? 0 प्लस। अब हमने Q1 को भी लाके रख दिया, Q2 को भी लाके रख दिया, अब गए Q3 को लेने। तो जब हम Q3 को लेने गए तो Q3 को तो दोनों रिपेल करेंगे, तो अब मुझे और वर्क करना पड़ेगा Q3 को लाने में। तो Q3 को लाने में वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? Q इनटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल इसके कारण होगा और इसके कारण होगा। कितना होगा? ये होगा K Q1 अपॉन B प्लस K Q2 अपॉन A माइनस 0, क्योंकि इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना है? 0। ये कौन हुआ? हमारा वर्क डन। और वर्क डन किसके बराबर होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो U फाइनल माइनस U इनिशियल। U इनिशियल कब था? जब सिस्टम की डायमेंशंस क्या थी? इनफाइनाइट। तो उसको क्या मान लिया जाएगा? 0। तो लेट U इनिशियल इज 0। तो आपका U फाइनल का जो वैल्यू आया वो आया K Q1 Q2 अपॉन C प्लस K Q3 Q1 अपॉन V प्लस K Q3 Q2 अपॉन E। इसमें ये मान लिया गया है क्या कि U इनिशियल इज 0। ये माना गया है, ये माना गया है। क्या माना गया है? U इनिशियल 0 ये माना गया है। U इनिशियल इज 0 अजम्पशन। तो इस अजम्पशन को हमेशा लिया जाएगा। अब देखिए मैं आगे बार बार नहीं बताऊंगा, मैं 2 बार बता दिया कि जब सिस्टम की डायमेंशन इनफाइनाइट होंगी तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या माना जाएगा? 0। अब मैं आगे बार बार नहीं बोलूंगा इस चीज को, अब याद रखिए कि सिस्टम की डायमेंशन इनफाइनाइट तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या माना जाएगा? 0। तो ये आंसर आया। ठीक, अब देखिए एक मेथड और होता है पोटेंशियल एनर्जी लिखने का, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको मैं डायरेक्ट बताता हूं।
वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कब, जब आप यू इन्फिनिटी को जीरो मान लेंगे। वो पोटेंशियल का फॉर्मूला मैं कब बताने जा रहा हूं, जब आप यू इन्फिनिटी का मान लेंगे जीरो। तो उसका फॉर्मूला होता है कि यू इक्वल टू, वो होता है कि समेशन ऑफ क्यू आई वी आई बाई टू। इसका मतलब क्या है, देखिए इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, इसमें क्यू आई क्या है और वी आई क्या है। तो वी आई क्या है, तो वी आई उस पॉइंट का पोटेंशियल है जहां पर क्यू आई रखा हुआ है, और किसके कारण पोटेंशियल है, क्यू आई को छोड़ के बाकी जितने भी चार्जेस हैं उन सबके कारण उस पॉइंट का पोटेंशियल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो चार्ज है उस जगह पर बाकी लोगों के कारण जो पोटेंशियल है उससे मल्टीप्लाई कर लेना है, और ये काम आपको ईच चार्ज के लिए करना है, और उसका समेशन करके बाय 2 कर देना है। ये कौन आ जाएगा आपके सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का, जब इन्फिनिटी पे क्या मान लिया जाए, जीरो। नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि यू आर माइनस यू इन्फिनिटी, मतलब यू माइनस यू इन्फिनिटी, ऐसे मतलब पोटेंशियल एनर्जी माइनस वो वाली पोटेंशियल एनर्जी जब सिस्टम में की डायमेंशंस क्या थी, इनफाइनाइट। तो ये इन्फिनिटी को हम जीरो मानते हैं, तो यू हमारा किसके बराबर आ जाएगा, समेशन ऑफ क्यू आई वी आई बाई 2। अब देखिए मैं इस वाले क्वेश्चन को इसी वाले तरीके से करके दिखाता हूं। आप ऐसे देखिए कि ये वाला क्यू आई वी आई का मतलब है कि मुझे जब Q1 के लिए ये वाली चीज लिखनी है, तो पहले आप सोचो कि Q1 यहाँ पे नहीं है, तो बढ़िया है, नहीं तो कौन कौन होंगे, Q2 एंड Q3। तो Q2 Q3 के कारण वहां पे पोटेंशियल लिख लो, तो पोटेंशियल लिखा जाता है, ये आएगा K Q2 अपॉन C प्लस K Q3 अपॉन V, और इसको अब उस Q1 से मल्टीप्लाई कर लो। तो समझे क्या करना है कि जो चार्ज है उस जगह का पोटेंशियल किसके कारण है, उसको छोड़ के बाकी सभी के कारण। अब यही वाला काम आप चार्ज 2 के करिए, तो चार्ज 2 की लोकेशन का पोटेंशियल इन दोनों के कारण आएगा। अब ये मानना है कि Q1 यहाँ होगा, अब ये मानना है कि Q2 यहाँ नहीं होगा, तो कौन कौन है, Q1 एंड Q3, तो उसके कारण पोटेंशियल लिखा जाएगा Q1 का, तो K Q1 अपॉन C प्लस K Q3 अपॉन A इंटू Q2 प्लस, ठीक, अब प्लस लिखें फिर से प्लस। अब किसके लिए काम कर रहे हैं, Q3 के लिए। तो अब मानना है Q1 Q2 यहाँ है लेकिन Q3 यहाँ पे नहीं है, तो पोटेंशियल लिखना पड़ेगा इस लोकेशन का, किसके कारण, Q1 एंड Q2 के कारण। तो वो कितना आएगा, वो आएगा K Q1 अपॉन B प्लस K Q2 अपॉन A इंटू Q3, और इस सबका समेशन करके बाय 2 लगा देना है। तो ऐसा करते हैं, इस 2 को मैं इधर ले जाके लिख लेता हूं, तो इसको 2u और इनिशियल को 0। अरे बाय 2 करना है ना यार, मैं जैसे कहां करूं इसमें, तो 2 को उधर भेज देते हैं, ठीक। तो 2u किसके बराबर आया, तो देखो ये आया K Q1 Q2 अपॉन C। तो देखो एक Q1 Q2 अपॉन C यहाँ आएगा और एक Q1 Q2 अपॉन C यहाँ आएगा, तो 2K Q1 Q2 अपॉन C प्लस Q1 Q3 वाली टर्म देखो K Q1 Q3 अपॉन B, और यहाँ देखो K Q1 Q3 अपॉन B, ये वाली और ये वाली टर्म, तो क्या आया, ट्वाइस ऑफ K Q1 Q3 अपॉन B प्लस। अब यहाँ पे देखिए K Q2 Q3 अपॉन A, और यहाँ पे देखिए K Q2 Q3 अपॉन A, तो 2K Q2 Q3 अपॉन A, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो U का जो वैल्यू आया वो आया K Q1 Q2 अपॉन C प्लस K Q1 Q3 अपॉन B प्लस K Q2 Q3 अपॉन A। तो ये फॉर्मूला देखें आप, और ये जो हमने सॉल्व किया था एकदम बेसिक मेथड से, वो देखें, दोनों चीज सेम। तो आप बोलेंगे सर कौन सा तरीका यूज करें, जो आपका मन करे। लेकिन कुछ केसेस में जो ये तरीका होता है ना, वो बहुत आसान हो जाता है कुछ केसेस। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको यहीं लेके दिखा देता हूं। जैसे मान लो आपको मैंने ये पूछा होता कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ईच कॉर्नर पे चार्ज Q है, और मान लो आपसे मैंने ये पूछा होता कि सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताइए। तो अगर आप इस मेथड से जाते तो इससे तो मेहनत लगती, ज्यादा लेंथी हो जाता, लेकिन इस रास्ते से सस्ता है। कैसे कि जितना Q इंटू V इस कॉर्नर के लिए आएगा उतना ही Q इंटू V इस कॉर्नर के लिए आएगा, उतना ही Q इंटू V इस कॉर्नर के लिए आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब पोटेंशियल लिखेंगे तो दो Q के कारण लिखेंगे और डिस्टेंस A है, और जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो कौन है, Q। अब सोचो इस कॉर्नर के लिए, तो जब यहाँ पे पोटेंशियल लिखेंगे तो भी तो दो Q के कारण लिखेंगे, और वही डिस्टेंस है, और जो मल्टीप्लाई करना होगा वही चार्ज है Q। तो जितना इस कॉर्नर के लिए आएगा उतना ही इस कॉर्नर के लिए, उतना ही इस कॉर्नर के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक के लिए लिखेंगे इंटू 3 कर लेंगे क्योंकि तीनों का एक जैसा आएगा,
और बाई 2 कर देंगे क्योंकि फॉर्मूले में नीचे बाई 2 होता है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी आपको मैं लिख के दिखा था। तो देखिए इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल इन दोनों के लोगों के कारण कितना आएगा 2kq/a। इसको q से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे तीनों कॉर्नर्स के लिए आएगा और तीनों कॉर्नर के लिए समेशन करना होता है तो बाई 3 और डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर कितना आया 3kq²/a। ठीक है।